नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कबीर एग्जाम के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं गुरसेवक सिंह आपके लिए एग्रीकल्चर के 5000 क्वेश्चनों की सीरीज की आज 5वीं क्लास लेकर हाजिर हूं। 4 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं, आज आपकी 5वीं क्लास है हमारे इस YouTube चैनल पर। और बिना वक्त जाया करते हुए आज हम अपने इस 5वीं कक्षा के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है निम्न में से भारतीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो भाई कितनी होती है? आपको पता है भैंसें, जो भैंसें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जलीय भैंस, कौन सी भाई? जलीय भैंस। और दूसरी कौन सी होती है भाई? दलदली भैंस। कौन सी? दलदली भैंस। तो जो जलीय भैंस होती है वो कौन सी होती है? भारतीय। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, तो आप बता सकते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई? इसमें गुणसूत्रों की संख्या 50। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 48। तो 48 गुणसूत्रों की संख्या कौन से पशु में होती है? तो जो दलदली भैंस होती है, जिसको हम विदेशी भैंस भी बोल सकते हैं, इसमें कितनी होती है भाई? इसमें 48। इसमें कितनी होती है भाई गुणसूत्रों की संख्या? 48। तो इसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 सी, 60 गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह गाय और बकरी दोनों में कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या भाई? 60। इसके बाद ऑप्शन डी जो दे रखा है इसने, इसका है 54। 54 जो है वह होती है भेड़ में, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 54। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से भेड़ के बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं? भेड़ के बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं भाई? आप बताएं। ऑप्शन नंबर ए है बक। बक किसका बंध्याकृत नर होता है? जो बकरी होती है उसके नर को क्या कहते हैं? बंध्याकृत नर को, उसको बक कहते हैं। किसको भाई? बकरी के बंध्याकृत नर को, जो नर होता है बंध्याकृत, उसको क्या कहते हैं? बक कहते हैं। हॉग, हॉग हम बोलते हैं जो सुअर, बंध्याकृत सुअर होता है उसको बोलते हैं क्या भाई? हॉग। सुअर को हॉग। और कैपन, कैपन आपको पता है कैपन पक्षी से बना है। कैपन जो होता है कोई भी पक्षी, और हमारे जो सिलेबस में वो पक्षी है वो क्या है? मुर्गी। तो बंध्याकृत मुर्गे को क्या कहेंगे भाई? कैपन। क्या कहेंगे? कैपन या कैपॉन। बंध्याकृत मुर्गा उसको क्या बोलते हैं भाई? कैपन या कैपॉन। ऑप्शन नंबर डी है वीडर। तो इसका उत्तर सही होगा डी, ऑप्शन नंबर डी वीडर। भेड़ के बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं? वीडर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से पशुओं के सींग रोधन के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो मैंने आपको बताया था क्लास में, इसके लिए हम दो तरह के यूज करते हैं। एक तो KOH का यूज करते हैं और एक NaOH का यूज भी हम करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन अपने को दे रखा है वो KOH दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, KOH। ऑप्शन नंबर ए। 63। अब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 64 पे। पशुओं में पहचान हेतु उपयोग की जाने वाली स्थायी विधि है। तो पशुओं को पहचानने के लिए जो हम विधियां यूज करते हैं, जैसे झुंड में पशु रह रहे हैं तो उनको पहचानने के लिए उनको नंबरिंग देते हैं या किसी भी तरीके से उन पे कोई टैग लगाते हैं, तो हम उनको पहचानने के लिए लगाते हैं। तो उनमें कौन कौन सी विधियां यूज होती हैं? आपको पता है भाई, ब्रांडिंग भी उसमें यूज होती है। ब्रांडिंग या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दागना। इसके बाद टैटूइंग आ जाती है। ये मैंने बताया था जो हल्के रंग के पशु होते हैं उनमें यूज होती है। उनके कान को क्या है? कान में हल्का हल्का रंग भर दिया जाता है। जैसे उनका जो कान है उसमें क्या करते हैं, कान में हल्का हल्के रंग का होता है, उसमें क्या है? डार्क कलर, कोई भी डार्क कलर भर देते हैं। और टैटूइंग में मैंने ये भी बताया था कि यह गहरे कलर वाले जो पशु हैं, गहरे कलर वाले पशु, गहरे कलर वाले पशुओं, इनमें क्या है भाई? इनमें अनुपयोगी है। तो उपयोगी किसमें हो गई? उपयोगी हल्के कलर वाले पशुओं में क्या है? ये उपयोगी है। इसके बाद ईयर नोचिंग आती है। ये भी एक अच्छी विधि है पशुओं को पहचानने की। सूअर में और थोड़ी बहुत भेड़ों में ये यूज की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पशुओं के झुंड से वंचित या अन उत्पादक जानवरों को हटाना क्या कहलाता है? तो आपको पता है जो इसका जो सही आंसर होगा वो, इसमें जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले चौथे ऑप्शन की बात करते हैं हम, फलसिंग। तो फलसिंग क्या होता है? जो गर्भित भेड़ को अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गर्भित भेड़ को अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार, उसको हम कहते हैं
फलसिंग। इसके बाद आ गया वीनिंग। वीनिंग होता है जो बछड़े को गाय से अलग रखकर पालना, गाय से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है भाई, अलग रखकर पालना, वीनिंग। और सकलिंग में से साथ, साथ मैंने कहा था साथ याद रखना, से साथ याद रखना भाई, से साथ। तो बछड़े को गाय के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, साथ रखकर पालना क्या कहलाता है भाई, सकलिंग कहलाता है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर ए जो है वीडिंग। तो पशुओं के झुंड से वंचित या अनुत्पादक जानवरों को हटाना क्या कहलाता है भाई, वीडिंग। क्या कहलाता है, वीडिंग। तो इसमें आप लिख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पे। पशुओं के पेट में आफरा आ जाने पर किस यंत्र के द्वारा गैस निकाली जाती है, किस यंत्र के द्वारा गैस निकाली जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बर्डिजो कास्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए बर्डिजो कास्ट्रेटर। तो इससे क्या है, ये किस काम आता है भाई, ये यंत्र, ये मैंने आपको बताया था, ये पशुओं को बध्यकृत करने के काम आता है। यह क्या है, बध्यकृत करने हेतु उपयोगी उपकरण, पद्यकृत करने हेतु उपयोगी उपकरण। इसके बाद 2 नंबर पे है इलिस्ट्रेटर रिंग या इलिस्ट्रेटर रबर का छल्ला होता है, ये मैंने बताया था पशु के वृषण पे इसको चढ़ा दिया जाता है। यहाँ ये इलिस्ट्रेटर एक सींग रोधन में भी उपयोगी है, ये भी मैंने बताया था, छोटे पशुओं के कभी कभी सींग पे भी छल्ला चढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, यह क्या है, यह भी एक बध्यकृत या सींग रोधन की क्रिया है, बध्यकृत करने की या सींग रोधन में उपयोगी है ये, क्या भाई, इलिस्ट्रेटर छल्ला। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है ट्रोक्योर न्यूला, यह इसका सही उत्तर होगा भाई, ट्रोक्योर न्यूला। यह एक प्रकार का उपकरण है जो पशु के जब आफरा आ जाता है कुछ विचित्र प्रकार का, जैसे हरा चारा खाने से, तो उसको क्या बोल, उसमें कौन सा यंत्र यूज करते हैं, ट्रोक्योर न्यूला, जिसके द्वारा उसके क्या है, पेट में ऐसे थोड़ा छेद कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो हानिकारक गैसें होती है उसके पेट से बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। बछड़े को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, ये मैंने अभी पढ़ाया था, बछड़े को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है भाई, सकलिंग। से साथ, से सकलिंग। अगले सवाल पे चलते हैं भाई 69। निम्न में से भैंस की गर्भकाल अवधि होती है। तो भैंस की गर्भकाल अवधि एनसीईआरटी के अनुसार, इसमें थोड़ा आप सही कर लेना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 281 दिन, ये क्या है, ये होती है गाय की, ये कितनी होती है, किसकी होती है भाई, गाय की। और 310 दिन किसकी होती है, भैंस की। तो इसमें क्या पूछा गया है, भैंस की गर्भकाल अवधि। तो भैंस की गर्भकाल अवधि कितनी होगी भाई, 310 दिन। इसके बाद आता है 390, ऑप्शन नंबर सी, 390 से 410 दिन किसकी होती है भाई, ये ऊंट की होती है। ये बात भी आपको विशेष ध्यान में रखनी है। कृत्रिम गर्भाधान करते समय मादा पशु में वीर्य को कहां डालते हैं। तो इसमें भाई जो वीर्य है, जो वीर्य का सेचन करते हैं, जैसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम नर सांड को उसका जो कृत्रिम योनि में उसका वीर्य एकत्रीकरण कर लेते हैं, वो मैंने लिखवाया था। कृत्रिम योनि में जब वीर्य एकत्रीकरण करते हैं कृत्रिम योनि में, तो उसका तापमान कितना होता है, एक तो ये बताओ भाई आप, उसका तापमान, कृत्रिम योनि तापमान कितना होता है। तो ये मैंने बताया था। भैंस में कितना होता है भाई, भैंस में होता है यह 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और गाय में कितना होता है भाई, गाय में 41 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये अब तापमान, जब उचित तापमान है योनि का, तो तब उसमें उस वीर्य को किसमें स्थानांतरित, कौन से भाग में स्थानांतरित करते हैं, तो मध्य गर्भाशय ग्रीवा में उसको सेचन किया जाता है उसका। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल जो आपके है हॉर्टिकल्चर से, आंवले में कसैलापन का कारण क्या है। तो आंवले में जो कसैलापन का कारण है वह है टैनिन। टैनिन के कारण आंवले में कसैलापन होता है, टैनिन आंवले में कसैलेपन का कारण है। इसके बाद है मार्मेलोसिन, यह बेलपत्र में है, बेलपत्र में है यह कारण। और कैप्सेसिन, यह कैप्सेसिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह किसका है, मिर्च में तीखेपन का कारण। इसको याद रखने का तरीका लगभग मैंने आपको क्लास में बताया था, और आप सभी को पता भी है कि कैप्सेसिन सी सीन आ गया, तो जब सी करेंगे तो तीखेपन के कारण सी करता है मानव। तो कैप्सेसिन क्या है,
तीखेपन का कारण है। और एक इसके साथ साथ अभी आप याद रख लेना, कैप्सेथीन। कौन सा भाई? कैप्सेथीन। यह क्या है? यह मिर्च में, कैप्सेथीन मिर्च में, यह मिर्च में लाल रंग का कारण है। तो सी से सीन ये रख सकते हो आप याद। और एफ्लाटॉक्सिन जो है यह मूंगफली के तेल में कसैलेपन का कारण है। एफ्लाटॉक्सिन मूंगफली के तेल में, मूंगफली के तेल में कसैलेपन का कारण, कसैलेपन का कारण। तो यहाँ पे अभी आपके 4 सवाल क्लियर हो गए भाई। आंवले का पूछा था मैंने, मार्मोल्सिन बता दिया, कैप्सेसिन बता दिया और एफ्लाटॉक्सिन बता दिया। अभी चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सरसों के तेल में तीव्र गंध का कारण है। तो सरसों के तेल में जो तीव्र गंध का कारण है वह क्या है भाई? सिनग्रीन। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनग्रीन। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ये भी काफी बार पूछा जाता है, यह है मूली में तीखापन या चरपराहट का कारण। मूली में तीखापन, उसका कारण क्या है भाई? आइसोथायोसायोनेट मूली में तीखेपन का कारण है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। 73 नंबर जो सवाल है, निम्न में से टमाटर मंडी कहाँ स्थित है? तो टमाटर मंडी भाई कहाँ पे है? टमाटर मंडी जो है वह बस्सी जयपुर में स्थित है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में स्थित है। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो, चोमू में, चोमू में भी एक मंडी है भाई। कौन सी मंडी है? चोमू में जो है वह आंवला मंडी स्थित है। आंवला मंडी। कौन सी मंडी भाई? आंवला मंडी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। मंडियां जो हैं ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो बसेड़ी जयपुर में कौन सी मंडी है भाई? बसेड़ी जयपुर में मटर मंडी, मटर की मंडी लगती है। किसकी भाई? मटर की। और शाहपुरा जयपुर में कौन सी मंडी है भाई? शाहपुरा जयपुर में जो है वह टिंडा मंडी। कौन सी मंडी भाई? टिंडा मंडी। कौन सी? टिंडा मंडी। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं हम। 74 नंबर क्वेश्चन। सभी क्लास को लाइक कर दें भाई। आपकी ये बहुत उपयोगी जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है, बहुत बहुत उपयोगी है। 5000 प्रश्नों पे अपन को जानना है। क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि हम उससे मोटिवेट हैं और आपके लिए रोजाना ये क्लास लेके आए। उतनी आज से दुगना उत्साह हो अगले दिन हमारे कि हम क्लास लेने जा रहे हैं। इसलिए क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करो। अभी आओ क्वेश्चन पे लौटते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो खजूर अनुसंधान जो केंद्र है वह अपने बीकानेर में स्थित है। कहां पे है भाई? बीकानेर में स्थित है। तो जोधपुर में क्या है? जोधपुर में एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं काजरी। और मैं गिनती में नहीं बता सकता कि कितनी बार ये क्वेश्चनों में पूछा गया है। तो अभी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, काजरी जो है उसकी स्थापना कब हुई? कब हुई भाई? कब हुई काजरी की स्थापना? काजरी की स्थापना 1959, 1959 ईस्वी में हुई थी। कितने में? 1959 ईस्वी में। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, तरबूज की बीज दर कितनी होती है? तरबूज भाई विशेष है, लगभग टिंडा वर्गीय सब्जियों में 1 से 2 केजी या 2 से 2.5 केजी बीज दर मानी जाती है। लेकिन तरबूज इसलिए क्वेश्चन बनाया हमने क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसकी बीज दर है जो वो कद्दू वर्गीय बाकी से थोड़ी अलग है। तो इसमें कितनी होती है भाई? 4 से 5 केजी बीज दर होती है। कितनी होती है भाई? 4 से 5 केजी बीज दर। इसके बाद जो अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे, अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस है जो वो 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को। इसके साथ साथ आपको जो ऑप्शन बी दे रखा है 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को क्या होता है भाई? 26 नवंबर को हमारे भारत में क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये कौन सा है? 1 जून को इंटरनेशनल है। कौन सा है? इंटरनेशनल। और नेशनल कब होगा? नेशनल होगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को बहुत सी घटनाएं हैं, हमारा इतिहास बहुत इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको आप याद रखना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आगे ऑप्शन में है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर जो है उसको क्या है? मृदा दिवस, मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 5 दिसंबर को। फिर आता है 23 दिसंबर। यह हमारे किसानों के लिए एक विशेष दिवस है। इसमें क्या है? 23 दिसंबर को क्या करते हैं भाई? किसान दिवस मनाते हैं। सभी क्या करते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। क्रिसमस, ये आप याद रखते हो, ये भी याद रखा करो। 23 दिसंबर को क्या है? किसान दिवस मनाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, अमरूद में मृग बहार में फलन कब होता है? तो अमरूद में जो मृग बहार में फलन है
वो ये 3 अवस्थाएं आपको पता है, अम्बे अम्बे मृग और हस्तबहार। तो इसमें फलन कब होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, नवंबर दिसंबर में। कब होता है भाई? नवंबर दिसंबर में। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? अम्बे। दूसरी कौन सी है भाई? मृग। और तीसरी कौन सी है भाई? हस्तबहार। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, उनमें से इसमें क्वेश्चन में पूछा गया मृग बहार में फलन का समय क्या है? तो क्या है भाई? बी, नवंबर दिसंबर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अगला क्वेश्चन करवाने से पहले कि हमारे कबीर एग्जाम के एप्लीकेशन पर आप ये क्लास होने के बाद उससे या 1 या 2 दिन बाद या अभी हम इसको अपलोड कर देंगे टेस्ट को, आप वहां पे टेस्ट देके अपनी रैंक के साथ और अपनी जो है अपनी कितनी पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की है, उसकी जांच परख कर सकते हैं। और कहां पर आप स्टैंड कर रहे हो अभी अपनी तैयारी में, कृषि पर्यवेक्षक बनने के लिए आप कितना एफर्ट कर रहे हो, उसको जांच परख सकते हो। तो अभी हम लौटते हैं सवाल पे। कोशिका का आकार बढ़ाने हेतु उत्तरदायी पादप नियामक है। तो कोशिका का आकार बढ़ाने के लिए जो उत्तरदायी पादप नियामक है वो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। कौन सा भाई? जिब्रेलिन। अब इसने पूछा क्या है? आकार बढ़ाने के लिए पूछा है। तो आकार बढ़ाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? जिब्रेलिन का, आकार बढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर वो आपसे पूछता कि कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन उपयुक्त है, तो आप क्या करते? तो आप करते साइटोकाइनिन। ये किसमें इसमें किसमें प्रयोग होगा? कोशिका विभाजन में। किसमें भाई? कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन में। और ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या काम करता है? यह कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? कोशिका की लंबाई को, लंबाई बढ़ाता है। इसके बाद आता है आईबीए। आईबीए जो है वह कलम या कलम होती है ना जो पौधे की, जब अपने जो जड़ फुटान के लिए कलम में क्या है, हमारा पर्पज यही होता है कि उसके जड़ें आ जाए और हम नया पौधा उसे तैयार कर सकें। तो जो आईबीए है यह जड़ फुटान के लिए उपयोगी है। किसके किस लिए भाई? जड़ फुटान हेतु। तो यहाँ पे 4 हार्मोन थे। जिब्रेलिन आकार बढ़ाने हेतु, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन हेतु, ऑक्सिन कोशिका की लंबाई बढ़ाता है, और आईबीए क्या करता है? जड़ फुटान करता है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। 79 नंबर, भैंस की बदावरी नस्ल का उद्गम स्थल है। तो बदावरी जो नस्ल है जिसके फैट कितनी होती है भाई बताओ? फैट सबसे ज्यादा होती है इसमें 13%, 13 से 14% भी फैट इसमें होती है। तो इसका जो उत्पत्ति उद्गम स्थल है वो कौन सा है? आगरा उत्तर प्रदेश। क्या है भाई? आगरा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे इसने ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गिर। गिर गुजरात में क्या है? गिर गाय का उत्पत्ति स्थल है। गिर गाय का उत्पत्ति स्थल है। गिर गाय का उत्पत्ति स्थल है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, गेहूं की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो गेहूं की जो उत्पत्ति है, अब इसमें 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। 2 तो चलो आप कट कर दो, सीधे ही कट कर सकते हो, मुझे भी पता है, इतना तो पढ़ते हैं एग्रीकल्चर वाले, उन्हें सुपरवाइजर बनना है। तो इसमें डी और ए में आप कंफ्यूज होंगे, डी और ए में। अब आपको याद रखना है इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गेहूं की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया से मानी जाती है। तो इसके साथ साथ आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और हमारी कक्षा को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आप हमारे पर अपना प्यार जो है वो साथियों बनाए रखें। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही। इसके साथ अब हम जो है आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।